हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी। देखिए जितने भी यहाँ पे चैप्टर 9th 10th 11th 12th और 13 यानी चैप्टर 9 से लेकर के चैप्टर 13 तक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उसके आंसर हैं वो हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। देखिए इसके पहले भी हमने चैप्टर 8 तक के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी है। अभी तक आप यदि नहीं देखें तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि पीसीआर में किस एंजाइम का उपयोग होता है। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पॉलीमरेज जो श्रृंखला अभिक्रिया इसमें किस एंजाइम का उपयोग होता है, तो आपको याद रखना है टेक पॉलीमरेज। ये एंजाइम का याद रखना है, नाम काफी इंपोर्टेंट है, टेक पॉलीमरेज। अगला क्वेश्चन है पहले जंतु क्लोन का नाम बताइए। देखिए ऐसा कौन सा जंतु है जिसका सबसे पहले क्लोन तैयार किया गया और उसका नाम क्या है, तो देखिए उसका नाम है डॉली और यह भेड़ की एक क्लोन है। अगला क्वेश्चन है पीसीआर जो है इसका पूरा नाम आपको बताना है। तो पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की थी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की, एलेक्स जेफरी ने की थी। ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि टीआई प्लाज्मिड का स्रोत क्या है। देखिए टीआई जो प्लाज्मिड होता है उसका स्रोत क्या है यानी सोर्स क्या है, तो इसका राइट आंसर है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, इसमें से प्राप्त किया जाता है टीआई प्लाज्मिड। अगला क्वेश्चन है वह जीन चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा किसी जीव में यदि गड़बड़ी वाले जीन है तो उसको सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, इस विधि या चिकित्सा को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं जीन थेरेपी। जीन थेरेपी के अंतर्गत हम किसी भी गड़बड़ी युक्त जीन को सही जीन के द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव निर्मित अन्न है, तो याद रखना है आपको ट्रिटिकेल। फिर अगला क्वेश्चन है इंसुलिन जो है यह कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला का बना होता है, तो आपको याद रखना है 2 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। अगला क्वेश्चन है जैविक पदार्थों के प्रयोग के लिए प्रशासकीय आज्ञा पत्र क्या कहलाता है, तो आपको याद रखना है जैव एकाधिकार या कि बायोपोटेंट भी आप लिख सकते हैं। तो किसी भी जैविक पदार्थों के प्रयोग के लिए जो प्रशासकीय आज्ञा पत्र बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बायोपोटेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम ट्रांसजेनिक फसल का नाम लिखिए। तो तंबाकू ये प्रथम ट्रांसजेनिक फसल है, मतलब सबसे पहले तंबाकू की फसल की ही ट्रांसजेनिक फसल तैयार की गई थी। अगला क्वेश्चन है देखिए कि जो बीटी कार्टन होता है उस पर स्थानांतरित होने वाले कीट रोधी प्रोटीन का नाम बताना है, तो इसका राइट आंसर है क्राई प्रोटीन। तो आपको याद रखना है क्राई प्रोटीन जो है यह बीटी कार्टन में स्थानांतरित होने वाला कीट रोधी प्रोटीन होता है। अगला क्वेश्चन है कि वे जीव जो किसी दूसरे जीव से प्राप्त जीन को धारण करते हैं क्या कहलाते हैं, मतलब ऐसे जीव जो किसी दूसरे जीव से प्राप्त जीन को धारण कर लेते हैं ऐसे जीव ट्रांसजेनिक या ट्रांसजीव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रथम परजीवी गाय का नाम बताना है। तो प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या है, रोजी। ये आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रोजी आपको याद रखना है, परजीवी गाय है प्रथम। अगला क्वेश्चन है देखिए अंधत्व निवारण हेतु उपयोगी फसल है। तो अंधत्व के निवारण हेतु देखिए सबसे जो उपयोगी फसल है वो है क्या, गोल्डन राइस। क्यों, क्योंकि उसका जो आंसर है वो आपको दूसरे क्वेश्चन में मिलेगा। तो देखिए सुनहरे चावल में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन ए। अब चूंकि सुनहरे चावल यानी कि गोल्डन राइस में विटामिन ए की मात्रा होती है और विटामिन ए रतौंधी रोग के निवारण के लिए काफी उपयोगी होता है, तो आप यहां पे याद रखिएगा कि अंधत्व के निवारण हेतु गोल्डन राइस फसल उपयोगी होती है क्योंकि इसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है स्पंजी जड़ें पाई जाती है। तो स्पंजी जड़ें किसमें पाई जाती है, जलकुंभी में यानी कि इकोर्निया में। अगला क्वेश्चन है पूर्ण मूल परजीवी पादप है। तो आपको याद रखना है रेफ्लेसिया जो है यह एक पूर्ण मूल परजीवी पादप होता है और यह ओवरऑल संसार का सबसे बड़ा फ्लावर भी होता है। अगला क्वेश्चन है मैंग्रोव पौधे का उदाहरण है। तो देखिए मैंग्रोव पौधे का कोई एक उदाहरण लिखना है, तो राइजोफोरा जो है सबसे बढ़िया मैंग्रोव या दलदली पौधे का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है वायवीय श्वसन मूलें या न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं दलदली या मैंग्रोव पौधों में। तो आपको याद रखना है जो वायवीय श्वसन मूलें जिसको कि हम न्यूमेटोफोर कहते हैं ये केवल और केवल दलदली पौधों में ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है लैंगिक द्विरूपता का एक उदाहरण दीजिए।
तो लैंगिक द्विरूपता के कई सारे एग्जाम्पल है, जिसमें जो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है वो है मधुमक्खी यानी कि हनी बी। अगला क्वेश्चन है माइकोराइजा किसका उदाहरण है? तो आपको याद रखना है यह एक सहजीवी संबंध का उदाहरण है। बेसिकली पादप और कवकों के बीच सहजीवी संबंध का एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन है नागफनी में फिल्लोक्लेड रूपांतरण है। नागफनी में जो फिल्लोक्लेड रूपांतरण होता है, जो ओपुंसिया में फिल्लोक्लेड रूपांतरण है, यह किसका रूपांतरण है? तो आपको याद रखना है कि यह स्टेम यानी कि तने का रूपांतरण होता है। तना ही रूपांतरित हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिल्लोक्लेड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विविपैरी या जरायुजता पाई जाती है किन पौधों में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंग्रोव या दलदली पौधों में। आपने देखा है कि मैंग्रोव या दलदली पौधों में विविपैरी या जरायुजता पाई जाती है, अर्थात बीज में ही अंकुरण प्राप्त हो जाता है और बीज फल के अंदर ही रहता है। अगला क्वेश्चन है मृदा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मृदा का अध्ययन पीडोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन पौधों में मूल गोप का अभाव होता है? तो आपको याद रखना है हाइड्रोफाइटिक प्लांट में यानी कि जलोदभिद पादपों में। अगला क्वेश्चन है कि दो वनस्पति क्षेत्रों के बीच का जो संक्रमण प्रदेश होता है वो क्या कहलाता है? तो दो वनस्पति क्षेत्रों के बीच का जो संक्रमण प्रदेश होता है वो इकोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। फिर इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, तो आपको बताना है कि पारिस्थितिक तंत्र में या किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है, अर्थात एक ही दिशा में होता है। अगला क्वेश्चन है इकोसिस्टम का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो देखिए जो इकोसिस्टम या पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग है वो सबसे पहले एजी टेंसले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप समुदाय के क्रमिक विकास को हम क्या कहते हैं? तो अनुक्रमण या सक्सेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादप अनुक्रमण की जो सबसे स्थायी अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? तो आपको याद रखना है चरम अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी वन परितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड बनता है तो सदैव सीधा बनता है। आपसे ऊर्जा का पिरामिड यदि कहीं भी पूछे तो आपको याद रखना है ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा यानी कि स्ट्रेट बनता है। अगला क्वेश्चन है झील के पारिस्थितिक तंत्र में जीव संख्या का पिरामिड कैसा बनता है? तो उल्टा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल क्रमक प्रारंभ होता है, जो हाइड्रोसियर है वो कहां से प्रारंभ होता है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि जल क्रमक मतलब जल से स्टार्ट होगा। इसके बाद देखिए मरुक्रमक कहां से स्टार्ट होता है? तो मरुक्रमक जो है यह नग्न चट्टानों से प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है देखिए कि अनुक्रमण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो हुल्ट ने किया था 1885 में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर एनर्जी का फ्लो होता है। देखिए जो एक ट्रैफिक लेवल है उस एक ट्रैफिक लेवल से दूसरे ट्रैफिक लेवल में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो केवल और केवल 10% होता है, अर्थात उत्पादकों से यदि आप प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाएंगे तो वहां पे 10% एनर्जी ही पहुंचेगी, बाकी की 90% जो एनर्जी है वो स्वयं के जैविक कार्यों में खर्च हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि रेतीली भूमि से यदि कोई अनुक्रमण प्रारंभ होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है कि उसे हम सैमोसियर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया? तो आपको याद रखना है लिंडेमान ने दिया था। किसने दिया था? लिंडेमान नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अगला क्वेश्चन है बहुत सी खाद्य श्रृंखलाओं के परस्पर जुड़ने के कारण निर्मित संरचना को हम कहते हैं। तो देखिए जब बहुत सी खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ करके एक संरचना बनाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां है? तो आपको याद रखना है देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है जो जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो आपको याद रखना है वीजी रासेन ने किया था। किसने किया था? वाल्टर जी रासेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है यह कब पारित हुआ? तो 1972 में यानी 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको याद रखना है कान्हा नेशनल पार्क यानी कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। देखिए यदि आपसे पूछे कि प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है तो भी इसका राइट आंसर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ही है। और यदि पूछे कि मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो कि बायोस्फीयर के रूप में चिन्हित किया गया, तो वो भी कान्हा नेशनल पार्क है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि रेड डाटा जो बुक है किसके संरक्षण से संबंधित है? तो ये बेसिकली विलुप्त प्राय प्रजातियों से संबंधित है, मतलब ऐसी प्रजातियां जो कि विलुप्त हो चुकी है या कि विलुप्त होने की कगार पे है, उनसे संबंधित जो डाटा है उसको निर्धारित करती है कौन सी बुक? रेड डाटा बुक। अगला क्वेश्चन है विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है 21 मार्च के दिन क्या मनाया जाता है? विश्व वन दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि इन्वायरमेंटल डे कब मनाया जाता है?
तो ये 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह 1986 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो देखिए भारत का यहां पे पूछा, मध्य प्रदेश का नहीं पूछा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? तो आपको याद रखना है कि जो अमेज़न वर्षा वन है, इन्हीं को पृथ्वी का फेफड़े के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अधिकतर मात्रा में जो ऑक्सीजन की पूर्ति है वो यहीं से होती है। अगला क्वेश्चन है विश्व या आप कह सकते हैं वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो वन संरक्षण अधिनियम जो है कब लागू हुआ? 1980 में लागू हुआ। तो देखिए यहां पे चैप्टर 9 से लेकर के चैप्टर 13 तक के 50 ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको कि आपको हर हाल में तैयार करना है, और यदि आप इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेते तो डेफिनेट रूप से आप कई सारे नंबर इकट्ठे कर सकते हैं या आप एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं किसी भी एमसीक्यू के अंदर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।